एक भी भगवान का सही तरीके से नाम ठीक से पूरा नहीं बताओगे। वो भगवान हमारे दिल दिमाग में बिठाए, ये काम आरएसएस ने किया। और दूसरा काम किसने किया? जो हमारे लोग संविधान की वजह से जंगलों से बंगलों में आए, वो शहर से भगवान गांव में लेकर गए। साला एक डॉक्टर भगवान की पूजा करेगा तो अनाड़ी जो समाज है वो क्या करेगा? एक टीचर गांव से जंगल से शहर में आया और वो टीचर गांव में भगवान लेकर गया। अनाड़ी समाज, भोला भाला समाज वो टीचर की तरफ देख रहा है, अरे भगवान की पूजा कर रहा है, हाँ जरूर है। मामला समझ में आ रहा है? जिस दिन अवसर मिलेगा ना 24 घंटे में कानून बनाएंगे, 48 घंटे में अमल करेंगे और 72 घंटे में जो लागू नहीं करेगा 6 दिन की सजा है। किस आधार पर बोल रहा हूं? किस आधार पर बोल रहा हूं? संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में यह बात लिखी हुई है कि ऐसे किसी भी विषमतावादी विचार का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में शून्य घोषित कर दिया। लेकिन टीवी पर 24 घंटे दिखाया जाता है, ये खरीदो वो खरीदो तो ऐसा होगा वैसा होगा। परिस्थितियां बता रहा, विभाजन उनका हथियार और दूसरा हथियार है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासी में टोटम है, लेकिन उस टोटम को ब्राह्मणों ने जाति में कन्वर्ट कर दिया। जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। इसलिए जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बन रहा है। ये जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य कैसे बन रहा है? तालाब में मछली पकड़ने के लिए कीर का इस्तेमाल करते हो और कीर में चारा लगाते हो चारा। इधर क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं। हाँ, तो तालाब में हमारे आदिवासी लोग मछली पकड़ने में जाते, एक तो जाली का उपयोग करते, जार का उपयोग करते हैं, या फिर वो कीर का उपयोग करते हैं। तो कीर से मछली पकड़ने वाले लोगों का उदाहरण दे रहा हूं कि जाति व्यवस्था कैसे है, हमें कैसे गुलाम बना रही है, इसलिए वो कीर का उदाहरण दे रहा हूं। कीर को हम लोग चारा लगाते, केचुआ लगाते और वो कीर पानी में डालते, फिर मछली वो चारे को लेकर आती है और वो चारे को खाती है और फिर मछली पकड़ में आती है। क्या मछली को मालूम होता है कि वो चारे में कोई कीर लगी हुई है? होता? आ गई पकड़ में मछली। उसी प्रकार से ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग क्या करते हैं? हमारे समाज में जाति के नाम पर कैंडिडेट खड़े करते हैं। केचुआ, इनको मैं कहता हूं केचुआ, चारा। आप बोलते विधायक, सांसद, बाबा साहब ने कहा ये दलाल और भड़वे, मैं कहता हूं ये केचुआ। आपकी जाति की संख्या उस एरिया में जितनी होती है वो केचुआ को खड़ा कर देते। अब आपको क्या लगता है? हमारे जाति का है। आपको क्या लगता है? हमारे समाज का है। आप फिर क्या करते हैं? उसकी बटन दबाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपने जिसकी बटन दबाई वो वोट उसको नहीं गया, पार्टी के अकाउंट में जमा। आपको मालूम ही नहीं। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको गुलाम बनाने के लिए हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे नेताओं का जाति के नाम पर उसको टिकट देते हैं और वो चारा आपके सामने दिखाकर, वो केचुआ आपके सामने दिखाकर
शिक्षा दिया, नौकरियां दी, क्या आरक्षण उनका सुरक्षित रखा, क्या उनकी कला सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रखी, क्या जल जंगल जमीन सुरक्षित रखा? ये समीक्षा 75 साल में होनी चाहिए थी। ये समीक्षा ना हो, इसलिए घर घर तिरंगा, हवा में उड़ा दिया आपकी समीक्षा। घर घर तिरंगा। पहले आपने क्या किया? घर घर मोदी। उनको मालूम था साला ये फार्मूला ज्यादा काम का है, तो घर घर तिरंगा। किसने घर घर तिरंगा पहुंचाया? जिसने तिरंगा जलाया और जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया, उन्होंने घर घर तिरंगा पहुंचाया, ताकि आप लोग सवाल खड़े ना करो। किसको? वो केचुआ को, वो चारा को। आप सवाल खड़ा ना करो कि 75 साल में आप लोगों ने क्या किया। अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये है जाति, ये जाति ब्राह्मणों का हथियार है और हमारा समाज इस जाति व्यवस्था से निकलना नहीं चाहता है। वामन मेश्राम को 45 साल से जगाने का काम कर रहे हैं और मैं 16 साल से इस मिशन में लगा हुआ है। मैं कोई ऊपर से आया हुआ नहीं हूं। आप सभी का मेरे माँ बाप है। मैं भी नेशनल पार्क का लड़का हूं, गांव देहात में पैदा हुआ हूं और मैं मेरे खानदान में अकेला लड़का हूं जो पीछे पड़ा हुआ। ये ऑनलाइन चल रहा है, दुनिया देख रही है, मेरी बात को सुन रही है। पीछे अकेला लड़का हूं, मेरे खानदान का, पूरे खानदान अकेला। माँ बाप अनपढ़, अशिक्षित, अनाड़ी, रोज मजदूरी करने वाले। क्या सोच होगी मेरे माँ बाप की कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और बुढ़ापे में सहारा देगा। यही होगी ना, यही होगी ना सोच मेरे माँ बाप की, जिन्होंने मुझे पैदा किया। जो परिस्थितियां बता रहा, और मैं 2006 से पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर काम कर रहा हूं। आज 16 साल हो रहे। जो परिस्थितियां बता रहा, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वामन मेश्राम साहब 45 साल से समाज को बता रहे हैं कि जाति ये ब्राह्मणवाद का भक्ष्य है। और मैं आपको समझा रहा हूं कि आदिवासियों में जाति नहीं है। अगर जाति का गर्व भाव आप रखोगे तो समाज जागृति नहीं होगी, जाति जागृति होगी, और जितनी जाति जागृति होगी उतना ब्राह्मण मजबूत होगा। इसीलिए जाति से हमें बाहर निकलना होगा। अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो जाति से बाहर निकलना होगा। जाति के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार समाज के नाम पर है। धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार समाज के नाम पर है। बहुत खास बात बता रहा हूं। एक है कि जाति के नाम पर अधिकार नहीं, दूसरा है कि धर्म के नाम पर अधिकार नहीं। कोई वकील साहब है इधर बैठे हुए? एक आदमी वकील हमारे बीच में नहीं? अच्छा, इधर कोई वकील साहब बैठे हुए हैं? वकील भी डर रहा होगा अगर मैं हाथ ऊपर करूं तो कौन सा सवाल मुझे पूछ ले, पता नहीं। जो लोग मुझे YouTube पर सुने हुए हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत संविधान जान रहे हैं। वामन मेश्राम साहब के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत संविधान जान रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार है समाज के नाम पर, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसके नाम पर अधिकार है। बहुत खास बात बता रहा। तो साथियों, जो परिस्थितियां आपको बताई जा रही है कि 75 साल में देश आजादी को 75 साल हुए, इस 75 साल में अभी तक हमारे घर में शिक्षा, रोजगार, नौकरी नहीं पहुंचाई। आदिवासियों की 5वीं 6वीं अनुसूची अमल में नहीं लाई, बल्कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए कानून बनाया। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 16 राज्य के 10 लाख आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खाली करो। राज्य सरकार को आदेश दिया। क्या बीजेपी
बीजेपी से हमारे लोग चुनकर नहीं जाते? क्या कांग्रेस से हमारे लोग चुनकर नहीं जाते? जाते या नहीं? पूरे देश भर में आदिवासियों के 47 सांसद चुनकर जाते हैं, 450 विधायक चुनकर जाते हैं। छक मारते हैं क्या उधर जाकर? क्या करते हैं ये लोग? 47 सांसद, 450 विधायक हमारे समाज से चुनकर जाते हैं। जिस समाज के 47 सांसद और 450 विधायक हो, उस समाज की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जिनको आप विधायक और सांसद कहते हो, जिनको आप प्रतिनिधि कहते हो, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, वो पार्टी हाईकमांड के गुलाम है, वो केचुआ है, चारा है ना? हाँ, बस आपको दिखाते हैं और फिर आपका वोट लेते हैं। 75 साल में हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक साइड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, दूसरे साइड में राजस्थान का इंद्र मेघवाल छोटा सा बच्चा पानी पीने के लिए मटके का पानी पिया, अपनी जान गंवा दी, हत्या कर दी उसकी। उत्तर प्रदेश का लड़का छोटा सा बच्चा, वो भी फीस नहीं भर पाया, उसको भी खत्म कर दिया। ये आजादी है? ये आजादी है? मुझ बढ़ा दिया तो हमारे लोगों की हत्या होती है। ये आजादी है? घोड़ी पर बैठ गया तो हमारे लोगों को मारा पीटा जाता है। ये आजादी है? अब यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, नहीं तो ये घोड़ी पर चढ़ने का मेरे पास बड़ा अच्छा उदाहरण है। घोड़ी पर चढ़ा तो उसको मारा गया, पीटा गया। ये आजादी है? इस देश में आदिवासियों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती किसी पुलिस स्टेशन में। ये आजादी है? इसको आजादी कहेंगे? 75 साल हो गए, दुनिया चांद पर चल रही है और हम लोग अभी भी किधर हैं? ह्यूमन इंडेक्स कहता है, ह्यूमन इंडेक्स ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमन इंडेक्स ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमन इंडेक्स कहता है भारत दुनिया की तुलना में 134वें नंबर पर, ये हमारा ब्रेन 134वें नंबर पर। इसका दूसरा अर्थ है 133 देशों का ब्रेन हमसे आगे है। साला जिस देश में विश्वविद्यालय थे, जिस देश में सोने की चिड़िया थी, जिस देश में नगर रचना थी, हम लोग 134वें नंबर पर। जो परिस्थिति आपको बताई जा रही है बहुत गंभीर परिस्थिति है। ये हमारी आजादी नहीं है। इस देश में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये हमारी आजादी नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने जो आंदोलन चलाए, ये 108 साल का संघर्ष चला। 1 जनवरी 1848 से लेकर 1956 तक ये 108 साल का संघर्ष चला। इस 108 साल की संघर्ष की बदौलत हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। जाति हमारी पहचान नहीं थी। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की, और वो सामाजिक क्रांति ये थी कि 6243 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 कैटेगरियों में लाया। एक है शेड्यूल कास्ट, दूसरी है शेड्यूल ट्राइब, तीसरा है ओबीसी और चौथा है माइनॉरिटी। आप अंदाजा लगाइए, ब्राह्मणों ने 6243 जातियां बनाई, बाबा साहब ने उन 6243 जातियों को 4 कैटेगरी में लाया। आप लोग अंदाजा लगाइए देश में कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति है। हम लोग सिर्फ इन 4 कैटेगरियों को इकट्ठा कर एक समाज निर्माण करना चाहते हैं, एक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, एक संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं जो हमारे महापुरुषों ने चलाया। इस देश में 2 आजादी के आंदोलन चले। एक आंदोलन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का चलाया। दूसरा आंदोलन हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चलाया। भारत में 2 आजादी के आंदोलन हुए। ब्राह्मणों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, ब्राह्मण आजाद
ब्राह्मणों के आजादी का दिन है, हमें बताते सारा देश आजादी का दिन है। बहुत खास बात बता रहा हूं। 2 आजादी के आंदोलन चले। एक, ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चलाया, और हमारे ये जितने भी महापुरुष हैं ये ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चलाया, अभी तक सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन कौन चला रहे थे? नंबर 1 न्यायमूर्ति गोविंद रानडे ब्राह्मण, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, मोहनदास करमचंद गांधी बनिया ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का। और हमारे महापुरुष ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बाबा साहब आंबेडकर। मैं 3-4 उदाहरण दूंगा कि ये 15 अगस्त आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, तो आपको समझ में आएगा अभी हमें करना क्या है। पहले नंबर का उदाहरण, इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। पहला उदाहरण, अगर कांग्रेस और गांधी जी सबके आजादी का अगर आंदोलन चला रहे थी तो 1918 में जब विधिमंडल का गठन हुआ तो बाबा साहब SC/ST के लिए अलग मांग क्यों कर रहे थे? बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग मांग क्यों कर रहे थे? और भास्कर राव यादव शाहू महाराज के कहने पर OBC के लिए अलग अधिकार की मांग क्यों कर रहे थे? इसका मतलब बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, भास्कर राव यादव और बाबा साहब आंबेडकर का गांधी जी के ऊपर विश्वास नहीं था। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर गांधी जी का आंदोलन, अगर सबके आजादी का अगर आंदोलन था तो संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान बनने का चुनाव, अधिकार मिलने का चुनाव। गांधी जी ने आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने OBC को टिकट क्यों नहीं दी? OBC के 3 लोग गांधी जी के विरोध में चुन कर गए, महाराज के 2 थे, पंजाब साहिब। आदिवासी को टिकट ही नहीं दी संविधान सभा की। जयपाल सिंह मुंडा जी ये नॉमिनेट चुनकर नहीं गए थे संविधान सभा को। और खास बात बता, वो भी नॉमिनेट क्यों थे? 1925 में हॉकी टीम के कप्तान थे, विदेशी पढ़ाई पढ़ करके उस आधार पर उनको नॉमिनेट किया, नहीं तो उनका भी लिस्ट में नाम नहीं होता। अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? OBC को टिकट क्यों नहीं दी? बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं। तीसरा उदाहरण, तथाकथित आजाद भारत का चुनाव 1952 में हुआ। अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। ब्राह्मण अगर 3.5% है तो टिकट कितनी मिलनी चाहिए? 3.5। आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हो रहा है। तथाकथित आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। तब तक बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण था। अगर सबके आजादी का आंदोलन था तो 3.5% ब्राह्मणों को नेहरू ने 60% टिकट दी और 47% ब्राह्मण संसद पर चुनवा कर लाया। ये आजादी है, ये आजादी है। जिनकी संख्या 3.5%, उनको टिकट 60% और चुनवा कर लाए 47%। चौथा उदाहरण, अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए। कौन सा आजादी का बिल पारित हुआ मुझे दिखाएगा? कोई मुझे दिखाएगा कि आजादी का भला भला बिल पारित हुआ? लेकिन मैं दिखा सकता हूं, आजादी का बिल नहीं था, ट्रांसफर ऑफ पावर बिल था, सत्ता का हस्तांतरण बिल था।
हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। साला उसने ऐसी कमाल कर दी, ऐसी कमाल कर दी कि जिस आदिवासियों में राजे पैदा हुए आज भीख मांगने के कगार पर आ गए, ऐसे साबरमती के संत ने कमाल कर दिया। बहुत खास बात बता रहा हूं। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जब शहीद हुए 9 जून 1900 में, मुझे नाम बताइए तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के बाद में आदिवासी का कौन सा महापुरुष आंदोलन चला रहा था आदिवासियों के लिए? नाम बताओ मुझे। मैं कोई 10वीं 12वीं पढ़ाने का आदिवासी नहीं हूं, मैं भी पीजी का स्टूडेंट हूं। 16 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं हर चीज पहले जानता हूं, खोजता हूं, छानबीन करता हूं, फिर बोलता हूं। ऐसे थोड़ी जो मन में आए मेरे कुछ भी बोल दिया। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा 9 जून 1900 में शहीद हुए। कौन आदिवासी आंदोलन चला रहा था देश भर में? अगर इस देश में अगर हम आदिवासियों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहे थे तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। क्यों बोल रहा हूं? 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव मतलब संविधान बनने का चुनाव, अधिकार मिलने का चुनाव। आदिवासी को टिकट नहीं, ओबीसी को टिकट नहीं, और जो बाबा साहब अम्बेडकर हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी और नेहरू ने कहा मिस्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े हुए। चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2000 रुपए था। गांधी ने, नेहरू ने 25,000 रुपए खर्चा किए। पहला भ्रष्टाचार गांधी और नेहरू ने किया, 25,000 खर्चा किए। उस वक्त के 25,000 आज वर्तमान के 3 करोड़ रुपया होते खर्चा किए। बाबा साहब दुनिया का विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा, हराया। गांधी और नेहरू ने हराया और चौथी बात व्यक्ति को जितवाया बाबा साहब के सामने। फिर संविधान कैसे बना? बाबा साहब को चुनाव हार गए थे संविधान सभा का, और ये गांधी और नेहरू ने हरवाया था। फिर संविधान कैसे बना? बंगाल में फजलुल हक मुस्लिम व्यक्ति की प्रजातंत्र पार्टी थी, वहां के मुख्यमंत्री थी। बंगाल के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। फजलुल हक, वहां पे 2 कैबिनेट मंत्री थे, जोगेंद्रनाथ मंडल और मलिक। जोगेंद्रनाथ मंडल नमोसूत्राय समाज के थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी लिखी और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप बंगाल आए। अधिकार बता रहा, अब बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फिर मैं टी लिस्टिंग बताऊंगा। बाबा साहब बंगाल गए। बंगाल में 4 जिला से चुनाव जीत कर गए बाबा साहब। खुलना, जसपुर, फिरोजपुर, ओडिशा, ये 4 जिला से चुनाव जीत कर गए। जैसे ही चुनाव जीत कर गए, गांधी ने षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? जिन 4 जिला से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए, गांधी ने वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया क्या था? जिस एरिया में 51% मुसलमान होंगे वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, वहां पे 71% हिंदू थे, 71% हिंदू थे। वो भारत में रहना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने वो 4 जिले पाकिस्तान में दे दिए, पूर्वी पाकिस्तान में दे दिए। आज वो वर्तमान में 4 जिले बांग्लादेश में। क्यों दिए गांधी ने? क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की सदस्यता खत्म किया जा सके, और हुआ ही वैसे। शरीर भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, मिस्टर अम्बेडकर, अगर आपको संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का संविधान लिखिए। शरीर भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन एक जिला का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब का आंदोलन देशव्यापी आंदोलन था, और 1500
जाति के लोग बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में जुड़े हुए थे। नागपुर में जो 1942 में बाबा साहब ने अधिवेशन दिया ना, 1500 जाति के लोग थे ऑन रिकॉर्ड, 75,000 थे, जिसमें 50,000 पुरुष थे और 25,000 महिलाएं थी। 1500 जाति के लोग, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संविधानिक सुरक्षा ना दे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड नहीं देगा, जो संविधानिक सुरक्षा नहीं देगा, ऐसे मैं किसी भी संविधान को मानने वाला नहीं। बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया। तब जाकर बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ड्राफ्टिंग का मतलब है लिखने वाली कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब आम्बेडकर थे। यह आंदोलन शुरू करने की वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब आम्बेडकर को बनाना पड़ा। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। बहुत खास बात बता रहा हूं, थोड़ा ये पकड़िए थोड़ा। कितने लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 लोग थे। 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, संविधान लिखने वाले कमेटी में 7 लोग। 2 मर गए, कितने रहे? 2 विदेश चले गए, कितने रहे? एक दिल्ली से दूर रहता था इसीलिए नहीं आता था, कितने रहे? और एक बीमार रहता था प्रतिदिन इसीलिए नहीं आता था, कितने रहे? अकेले बाबा साहब आम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। ये इतिहास है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में अकेले बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया। गांधी और नेहरू ने बदमाशी क्या की जानते हो? भले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, लेकिन गांधी और नेहरू ने बदमाशी की कि बाबा साहब जो भी ड्राफ्ट करेंगे वो 3 लोगों को दिखाना होगा, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये 3 लोगों ने पास किया तो सदन में चर्चा हो, अन्यथा नहीं हो। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें तो मालूम नहीं है कि उधर क्या चल रहा था। इधर सिर्फ आजादी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उधर लड़ाई चल रही है। साथियों, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और टोटल आर्टिकल्स बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में 395 लिखी, टोटल आर्टिकल्स, जिसमें 15(4)(16)(4) में नौकरी का अधिकार, टोटल आर्टिकल 395 लिखी। उनमें से 65 आर्टिकल एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हित में लिखी। 65 आर्टिकल, 65 आर्टिकल हर आदिवासियों के हित में, शेड्यूल कास्ट के हित में, ओबीसी के हित में 65 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की। 15(4)(16)(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, आर्टिकल 330-332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 आदिवासियों के लिए। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बने, इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का अधिकार दिया। 65 आर्टिकल हमारे समर्थन है। और इससे भी मौलिक अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने हम आदिवासियों को दिया संविधान में, और एक संविधान दिया, और वो संविधान का नाम है आर्टिकल 244, एक में 5वीं अनुसूची और 2 में 6वीं अनुसूची। संविधान में आदिवासियों को और एक संविधान। अब ये 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची क्या है? स्वायत्त शासन। अभी आप लोगों को ठीक से सुनना है। मैं जानता हूं आप कितना समझ रहे हैं, मैं जान रहा हूं आप लोग मेरी भाषा कितना समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं उन्होंने
बातें मैं अभी बोल रहा हूं। स्वायत्त शासन अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस। क्या है स्वायत्त शासन? क्या है? जैसे भारत सरकार है ना, वैसे ही आदिवासियों की खुद की सरकार होगी। आया समझ में? अब कैसे होगी? जैसे भारत सरकार की 4 व्हीलर गाड़ी है, होती है ना, उस पर क्या लिखा हुआ होता है? भारत सरकार। हम आदिवासी के एरिया में जो 4 व्हीलर गाड़ी होगी उस पर भारत सरकार लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें होगा स्वायत्त शासन। बहुत खास बात बता रहा हूं, समझने की जरूरत है। स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नेंस हो गया। 10 राज्य में अनुसूची 5 घोषित लागू है। कब लागू है? 26 जनवरी 1950 में संविधान जब लागू हुआ, अनुसूची 5 लागू हुई। वो 10 राज्य कौन से हैं? 10 राज्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन राज्य में अनुसूची 5 लागू है, अमल में नहीं है। लागू है, अमल में नहीं है। अमल में नहीं है, इंप्लीमेंट में नहीं है। क्या है अनुसूची 5? स्वायत्त शासन, आदिवासियों का खुद का राज होगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, भारत सरकार से आदिवासियों को 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपना राज खुद निर्माण कर सकता है। स्वायत्त शासन, हमें भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। हम आदिवासी अपना राज खुद निर्माण करेंगे। कैसे? तो धारा 3 में एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन। तो आदिवासियों का प्रशासन कैसे होगा? धारा 3 में लिखा हुआ है, भारत सरकार के स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आदिवासियों का खुद का प्रशासन होगा, आदिवासियों के खुद के डिपार्टमेंट होंगे, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, या एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो हो, वो आदिवासी खुद बनाएगा। प्रशासन कैसे रहेगा? कलेक्टर 1 रहेगा, कलेक्टर 1 रहेगा, लेकिन सीओ 2 रहेंगे। सीओ, कलेक्टर भी आईएएस होता है, सीओ भी आईएएस होता है। कलेक्टर जो होता है वो जिलाधिकारी होता है, सीओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यपालन अधिकारी। सीओ 2 होंगे, प्रशासन में 2 सीओ होंगे। काय के लिए 2? एक शेड्यूल एरिया का सीओ होगा और एक जनरल का होगा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक सिर्फ सीओ आदिवासी का होगा। जिला परिषद में 2 टेबल होंगे, एक शेड्यूल 5th एरिया का होगा, एक जनरल का होगा। प्रशासन बता रहा हूं, स्कूल की हमें भारत सरकार की जरूरत नहीं है। हम अपने एरिया में खुद की स्कूल बना सकते हैं, डिपार्टमेंट का हम लोग खुद निर्माण कर सकते हैं। स्वायत्त शासन, प्रशासन बता रहा। फिर धारा 4(1) में लिखा हुआ है, धारा 4(1) में क्या लिखा हुआ है कि आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार की जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसी प्रकार से जनजाति सलाहकार परिषद होगी। जनजाति सलाहकार परिषद ये आदिवासियों का स्वायत्त शासन चलाएगी। 2 लोग चलाएंगे, एक है जनजाति सलाहकार परिषद और दूसरी है ट्राइबल पंचायत, जो गांव-गांव में होगी। क्या छत्तीसगढ़ के किसी गांव में ट्राइबल पंचायत का गठन भारत सरकार ने किया? क्या छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने किया? हमें ग्राम सभा पढ़ाया जाती है पेशा एक्ट को लेकर, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ग्राम सभा ये सर्वोच्चम सभा, ग्राम सभा ये सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। ट्राइबल पंचायत ये आदिवासियों के विकास एवं कल्याण का कार्यक्रम है। गांव-गांव में
भारत सरकार का काम है जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत का निर्माण करना, रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट। ये भारत सरकार का काम है, अभी तक नहीं किया। हमने इस 9 अगस्त को निर्णय लिया, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने, जो काम भारत सरकार ने नहीं किया, हम आने वाले 10 साल में भारत के जहां जहां आदिवासी निवास करते हैं, आने वाले 10 साल में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद गांव-गांव में ट्राइबल पंचायत का गठन करेगी। हमने 9 अगस्त को निर्णय लिया। धारा 4(2) में लिखा हुआ है, 4(2) में कि जो जनजाति सलाहकार परिषद होगी, तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी, वो केवल मात्र आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी, दूसरा कोई काम नहीं करेगी। बहुत सारे राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन नहीं है, और जिस राज्य में गठन है, प्रशासन में लिखा हुआ है जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन ये आदिवासी ही होगा। बहुत सारे राज्यों में गैर आदिवासी को चेयरमैन बनाया। ये लिखा हुआ नहीं है कि राज्य का मुख्यमंत्री ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनेगा। कौन बनेगा? आदिवासी चेयरमैन बनेगा। एक तो राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटियां नहीं है, और जिन राज्यों में है वहां पे चेयरमैन आदिवासी नहीं है। बहुत सारी बातें। धारा 5(2) में लिखा हुआ है, अनुसूची 5 धारा 5(2) में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, लिखा हुआ है। लेकिन आज आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए टाटा, बिरला, मोतीलाल अंबानी आज आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, और जमीन खरीदने के लिए 2005 में सेज नाम का कानून बनाया, 2014 में भूमि अधिग्रहण का कानून लाया, और नेशनल कॉरिडोर, धरण प्रकल्प, बाघ प्रकल्प, गेंडा प्रकल्प, असवल प्रकल्प, नदी प्रकल्प, धरण प्रकल्प, इस देश में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। संविधान क्या कहता है? आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, संविधान कहता है। लेकिन टाटा, बिरला, मोतीलाल अंबानी आदिवासी की जमीन सर्रास छीनी जा रही है। कब तक आदिवासी की जमीन नहीं छीनी जा सकती? नंबर 1, जब तक आदिवासी आदिवासी है तब तक नहीं छीनी जा सकती। नंबर 2, जब तक शेड्यूल एरिया है तब तक नहीं छीनी जा सकती। ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने के लिए आरएसएस के द्वारा हिंदू का कार्यक्रम इस देश में चलाया जा रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। हिंदू आदिवासी कब से लिखना शुरू किया? 1951 के बाद का इतिहास है। 1951 के पहले जितने भी गलती हुई, मुझे आदिवासियों के लिए हिंदू शब्द लिखा गया, बता दीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट है, 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है, 16 जजमेंट है, आदिवासी हिंदू नहीं है। बहुत खास बात आप लोगों को बताई जा रही, बहुत गंभीर बात आप लोगों को बताई जा रही। आप लोगों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इसी छत्तीसगढ़ के शासन ने पत्र भी निकाला। आप लोगों को मालूम है या नहीं? द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने लेटर निकाला। अभी मैं डायरेक्ट झारखंड से आया, इसलिए वो पत्र मैं नहीं ला पाया, लेकिन मोबाइल में वगैरह उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन का ही लेटर है, और उसमें लिखा हुआ है पंकज द्विवेदी, लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन आदिवासियों को हिंदू क्यों बनाया जा रहा है? हिंदू इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि धारा 5(2) कहती है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, तो गैर आदिवासी बना दो। आज वो लोग
जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा, जिन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म स्वीकारा, उनका आज विरोध कर रहे हैं। तो हम भी आदिवासी हिंदू नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, बहुत खास बात बता रहा। हम भी तो हिंदू नहीं है। 1951 के बाद में हिंदू निकला शुरू किया और ये सारा षड्यंत्र नेहरू ने किया। कांग्रेस ने वानर सेना बनाई। कौन सी सेना? कौन सी सेना? वानर समझ में आता है? किसको कहते हैं वानर? और बीजेपी ने बंदर दल बनाया। कोई अंतर है? कांग्रेस ने वानर सेना और बीजेपी ने बंदर दल। नहीं सॉरी, क्या? बजरंग दल। अभी समझ में आया होगा थोड़ा जल्दी। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं कुछ चीजें। बजरंग दल नाम अलग अलग है, मीनिंग एक ही है, वानर सेना, बजरंग दल। जो बातें आपको बताई जा रही आरएसएस वाले हमारे समाज में आते और शबरी का उदाहरण देते। राम के और शबरी ने वेद खाए चखाए और वो झूठे वेद राम ने खाए। हमारे लोग तल्लीन हो जाते हैं। रामायण बाबा हो गया कल्याण है? कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। रामायण में हनुमान को पूंछ दिखाई। इसका मतलब पूंछ वाले इंसान उस जमाने में थे। इसका अर्थ पूंछ वाले इंसान उस जमाने में थे। बराबर है? बराबर है या नहीं? तो हनुमान के बाप को पूंछ दिखाई, दिखाई या नहीं? दिखाई या नहीं? माँ को पूंछ क्यों नहीं दिखाई? बगैर पूंछ की माँ थी क्या? है? बाप को पूछ है, माँ को पूछ ही नहीं। हमारे समाज को कितना भोला बना कर रखा, समझ में आ रहा है ना? है? मैं इतना बोल रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस जिला का हूं ना, उसी जिला का मोहन भागवत है जिसकी खटिया नहीं कर रहा हूं। मैं जिस जिला का हूं ना, उसी जिला का मोहन भागवत है, चंद्रपुर जिला का। मेरे गांव से 42 किलोमीटर मोहन भागवत का गांव है। डर रहा हूं क्या मैं? है? क्यों नहीं डर रहा हूं? क्यों नहीं डर रहा हूं? संगठन शक्ति। क्यों नहीं डर रहा हूं? संगठन शक्ति। मोहन भागवत जानता है प्रेम कुमार गिराम, प्रेम कुमार गिराम नहीं, वामन विश्राम नहीं। कौन है? तो ये समाज की लीडरशिप है। उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। इस समाज को रावणों ने गुलाम बना कर रखा। तो वो जानता है साला इनको कुछ किया तो मेश्राम साहब क्या कहते जानते हैं? अगर हमें हाथ लगाया तो हम कोई वो साधु संत नहीं है साबरमती के कि एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे करे। हमने हमारे कार्यकर्ता को बोल के रखा हुआ है, छोड़ना नहीं। ऐसी नसबंदी कर दो कि दोबारा ऐसा कोई इंसान ही पैदा ना हो दुनिया में। ऐसी नसबंदी कर दो कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया में साला ऐसा कोई इंसान पैदा ना हो जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे हनुमान को, ये आदिवासी है हनुमान, हमारे हनुमान को, आदिवासी हनुमान को विकृतीकरण किया, पूछ दिखाए। चलो भाई, हनुमान को पूछे, बाप को भी पूछे, माँ को पूछ नहीं। तो उस वक्त महिलाएं बगैर पूछ वाली थी और पुरुष सिर्फ पूछ वाले थे। ये रामानंद सागर का दिमाग, ये गुजरात का रामानंद सागर जिसने रामायण बनाया। जो परिस्थिति आपको बताई जा रही है, धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। अनुसूची 5 में आज आदिवासियों की जमीन खरीदी जा रही है, उनको बेदखल किया जा रहा है। पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। जो बातें आपको बताई जा रही है और जो आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं उनको नक्सलवादी करके मार रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को दलित कहते हैं, आदिवासी को नक्सलवादी, ओबीसी को आतंक, ओबीसी
ओबीसी को जातिवादी, मुसलमानों को आतंकवादी, सिखों को उग्रवादी और ब्राह्मण राष्ट्रवादी। वारे पट्टेश, वाह! हम दलित, हम नक्सलवादी, हम आतंकवादी, हम जातिवादी, हम उग्रवादी और ब्राह्मण राष्ट्रवादी। बहुत बढ़िया। इसलिए मेश्राम साहब ने झारखंड जमशेदपुर में कहा कि ये जो ब्राह्मणों का राष्ट्रवाद का जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट पर मेश्राम साहब ने कहा कि हम खड़े खड़े पेशाब करते हैं, इनके सर्टिफिकेट को हम नहीं मानते। आपके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट अब हम तय करेंगे, साला कौन राष्ट्रवादी है आप बताओगे क्या? साला देश हमारा, ये राष्ट्र हमारा, हम यहाँ के मूल निवासी, हमारा डीएनए यहाँ का, और वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। क्यों? इतनी ताकत उनकी क्यों बढ़ रही? विभाजित होने की वजह से। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, आदिवासियों में अगर झगड़ा होता है तो वो झगड़ा पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोर्ट नहीं जाएगा, तो आदिवासी पंचायत उस झगड़े को सुलझाएगी। इसलिए गांव-गांव में आदिवासी पंचायत का निर्माण कर रहा होगा। मैं जशपुर वासियों को नहीं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ के वासियों को एक मैसेज इस कार्यक्रम से देना चाहता हूं। आप सिर्फ ट्राइबल पंचायत का गठन करके हमें दे दो गांव-गांव में, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है। सारा का सारा काम आप मत करो, बहुत सारा काम आप लोगों के बस का नहीं है। बस आप लोगों के बस का जो काम है वो आपको बता रहा हूं। गांव-गांव में सिर्फ ट्राइबल पंचायत का गठन करो, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची कैसे अमल में लानी है, वो फिर हुनर हम लोगों के पास में जो बातें बताई जा रही। अनुसूची 5 में किसी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केवल आपका मामला नहीं है, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के नियंत्रण का मामला है। चलो अभी तक जो राष्ट्रपति बने थे आदिवासी नहीं थे, लेकिन इस बार आरएसएस के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, तो हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप आदिवासी समाज के हो, कम से कम कुछ मत करो, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची अमल कर दो, बस आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग विरोध करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो प्लान बना रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के लाख आदिवासियों को इकट्ठा किया जाए और वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। ये प्लान हम लोग बना रहे हैं कि देश भर से 1 लाख आदिवासी रामलीला मैदान दिल्ली में इकट्ठा करेंगे और करेंगे, और उस कार्यक्रम में उनका स्वागत करने के लिए उनको बुलाएंगे कि आप आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। किया स्वागत? मैं आया तो मेरा स्वागत किया ना आप लोगों? किया। अब स्वागत के बदले में कुछ बता रहा हूं मैं आपको, तो उनको बोले स्वागत किया, ये माइक, द्रौपदी ये माइक पकड़ी, और ये हमारी 5वीं अनुसूची। बस आपके मुंह से सिर्फ इतना बोल दीजिए कि इतने दिनों में अमल कर